हेलो एवरीवन। तो अब जब फैंग की चेंजी की मम्मी से थोड़ी सी लड़ाई होती है तो वो उसे इग्नोर करती रहती हैं और वो आगे से सिर्फ इतना ही कहकर वहां से चला जाता है कि प्लीज चेंजी को आप पर बहुत भरोसा है, प्लीज उसे निराश मत करना। और वहां से जाते हुए वापसी में भी चेंजी को वो यही कह रहा था कि अब तक तुमने एक भी मैच नहीं खेला है और तुम चाहती हो कि इस वाले ओलंपिक्स में भी तुम जाओ, ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन चेंजी उसे फिक्र तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कहती है मुझे अपनी कोच पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हमें मम्मी को दिखाते हैं, उन्होंने चेंजी की एक एक निशानी आज तक संभाल के रखी हुई थी। बचपन में जिस यूनिफॉर्म में वो ताइक्वांडो खेला करती थी वो भी आज तक उन्होंने बहुत प्यार से रखा हुआ था। और इसके अलावा हमें पता चलता है कि उनका एक राज भी है और वो ये है कि एक दफा चेंजी जब छोटी सी थी तो वो एक गाड़ी के नीचे आने वाली थी। मम्मी ने उसे बचाने की खातिर खुद का उस गाड़ी से एक्सीडेंट करा लिया था और इसी वजह से वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, क्योंकि उनको इस तरह की चोटें लगी थी अपनी चेंजी को बचाते हुए कि वो एलिजिबल ही नहीं रही थी कि आइंदा ताइक्वांडो खेल सके। डैड मम्मी को यही कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, ये सारी बातें, ये सब सच तुम उसे बता क्यों नहीं देती। लेकिन मम्मी कहती है ना चेंजी मुझे कुछ और करती है और ना ही मैं उसे, इसलिए कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब घर जाते जाते चेंजी थक के सो गई थी तो फैंग उसे अपनी गोद में उठाकर उसे कमरे तक लेकर जा रहा था, जबकि आंटी चिंग अपने कमरे में बैठी इन्हीं यादों में खोई हुई थी कि उनका कोलीग जियांग उनके पास आया था और उस कोलीग ने उनको यही बातें कही थी कि देखें, अगर आप मुझे रिजेक्ट करके लिन की साइड पर जाना चाहती हैं तो क्या ये अप्रोप्रिएट लगेगा। हम दोनों एक ही एज के हैं, जबकि लिन आपसे उम्र में कुछ छोटा है, आप दोनों का कपल सूट नहीं करता। ये सुनते ही आंटी चिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैंने अभी तक खुद को इतना फिट रखा हुआ है कि मुझसे कम उम्र के लड़के भी मुझे लाइक करते हैं और मुझे प्रपोज करने के लिए रेडी बैठे हैं, तो तुम भी अपनी फिजिक पर थोड़ा सा गौर करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो ताकि तुमसे छोटी उम्र की लड़कियां तुम पर भी फिदा हो सकें। इतने में वो देखती हैं कि चेंजी को फैंग ने गोद में उठाया हुआ है, वो उसे कमरे में लेकर जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं खुश भी हुई थी लेकिन एकदम सैड भी हो गई थी। जबकि नेक्स्ट डे चेंजी और चियानी का आमना सामना होता है। चियानी उसे बहुत तंग करती है, कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पैसे के बल पर तुम्हें दोबारा से यहाँ वापस भिजवाया है, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही। लेकिन चेंजी कहती है बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही, बल्कि मुझे उस पर प्राउड है कि वो मेरी खातिर इतनी एफर्ट कर रहा है, अपना पैसा तक उसने दांव पर लगाया है। और पता है, मैं अब जब रिंग में उतरूंगी तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगी बल्कि फैंग के लिए भी लड़ूंगी, क्योंकि जितना कुछ उसने मेरे लिए किया है मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकती। उधर लिन आज आंटी चिंग को एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर देख लेता है। अब वो उनको पकड़ लेता है और उन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सच नहीं बताती। उनको बच्चों वाली एक भूल भुलैया में कैद कर देता है और उनसे सच पूछने लगता है। आंटी चिंग बताती कि मैंने देखा कि फैंग चेंजी से काफी क्लोज हो गया है और अब मुझे ऑकवर्ड लगता है कि मैं उस घर में रहूं। शायद अब मुझे मूव आउट कर लेना चाहिए क्योंकि फैंग का अपनी फैमिली स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। और ये सब कहते हुए वो बहुत सैड भी हो रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो लोनली नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी फैंग और उसकी फ्यूचर वाइफ को कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती थी। लिन उनसे कहता है कि क्या फैंग ने कुछ बोला, लेकिन वो कहती है नहीं, वो मुझे बोले उससे पहले ही मैं खुद कोई स्टेप लूंगी। लेकिन लिन उनको समझाने लगता है कि पता है, आप जितनी भी बड़ी हो गई हैं लेकिन अंदर से आप आज भी बच्ची हैं। आपको चाहिए कि खुद ये बात जाकर फैंग से डिस्कस करें और फिर अगर आपको ठीक लगे तो उसके बाद बेशक मूव आउट कर जाना, मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा। अब इससे पहले कि चिंग खुद बात करती फैंग से, लिन ने ही उसे मैसेज पर सारा कुछ बता दिया था। वो आंटी फैंग के पास आता है और कहता है ऐसे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक आपको कोई ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं मिलता या आप शादी नहीं करती। और हाँ, मैं किसी ऐरे गैरे को पास नहीं करूंगा, मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि बेशक ये घर मैंने खरीदा है लेकिन मेरा कोई भी घर घर नहीं है जब तक उसमें आप नहीं हो, इसलिए इस तरह की बात मुझे आइंदा कहीं किसी और से पता ना चले। आपके मन में जो भी होता है मुझे खुद बोला करें। अब आंटी चिंग तुरंत ही लिन को फोन करके डांटती है, लेकिन वो कहता है कि देखा, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने दूर करा दी, अच्छा ही तो काम किया। अब नेक्स्ट डे फैंग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो कि उस टाइम पर प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसे हमेशा पिक एंड ड्रॉप करने जाया करता था। आज उसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी रहती थी तो वो उसे कराने के बाद वो उसे किस भी करता है। इतने में ऊपर से डैड आ जाते हैं और जैसे ही फैंग देखता है कि ये चेंजी के डैड है तो वो उनको देखते ही पहचान जाता है और उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में एक तूफान आ गया है। उसे वही समय याद आने लगता है कि जब उसके डैड और चेंजी के डैड आपस में लड़ रहे थे और चेंजी के डैड यही कह रहे थे कि अपने कंप्यूटर से ये सारा डाटा खत्म करो। और फिर उसके बाद उसने देखा था तो उसके डैड की लाश पड़ी हुई थी। फैंग ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से बाहर भाग जाता है। चेंजी भी ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हुई थी।
वो जाते ही उसे हक कर लेती है, लेकिन उसे और कोई भी क्वेश्चन नहीं करती। फैंग उसे कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ इतना ही कहता है कि आजकल ऑफिस का बहुत बर्डन है और मेरी तबीयत खराब होने लगी है, सॉरी मैंने तुम्हें ऑकवर्ड करा दिया। अब बदले में फैंग उसे खुद को रिचार्ज करने को बोलता है और उससे किसेस मांगता है। अब घर पहुंचकर फैंग लिन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक हकीकत है जो तुम्हें बतानी है। पता है मेरे डैड का जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन तुम्हारे डैड भी मेरे घर पर आए हुए थे। इस इंसिडेंट से तुम्हारे डैड का ताल्लुक है, उसके बाद भी क्या तुम इस न्यूज को, इस इन्वेस्टिगेशन को परसू करना चाहोगे? तो अब नेक्स्ट ही डे लिन अपने डैड को साथ लिए हुए फैंग से मिलने के लिए आता है, वो भी मिस्टर शियांग की कब्र के पास। डैड जैसे ही फैंग को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि कल मुझे देखते ही ये लड़का क्यों डर गया था, क्यों वहां से भाग गया था। यहाँ पर फैंग उनसे पूछने लगता है कि क्या आपने ही मेरे डैड को मारा है? आप मुझे सच सच बता दें, आपकी मेरे डैड से क्यों दुश्मनी थी? लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके साथ काम करता था, मैं उसका फ्रेंड था, मैं सिर्फ उसे समझा रहा था कि ये बहुत डेंजरस है, अपने बच्चे के बारे में सोचो। और इसी बात पर हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन इन दी एंड मैं तो उसे कन्विंस करने में भी कामयाब हो गया था। उसके बाद मैं वहां से चला गया था और मुझे तो पता चला था 4 दिन बाद, जब न्यूज में आया था कि उसकी डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर लिन को तो अपने डैड पर भरोसा था, लेकिन फैंग कहता है कि मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, ये कुछ छुपा रहे हैं। उधर रिपोर्टर वांग से भी ये बात आउट हो जाती है। वो अपने किसी साथी को फोन करके बताती है कि मैं लिन की एक्सक्लूसिव न्यूज चुराना चाहती हूँ जो कि मिंग टोंग के बारे में है। और फिर वही रिपोर्टर सीधा चला जाता है मिंग टोंग कंपनी के सीईओ के पास और उन्हें यही न्यूज दे देता है। उधर आंटी चिंग ने वीकेंड पर कुछ अच्छा बनाने का प्लान किया था। वो फैंग के पास आती है और कहती है कि मैं लिन को भी इनवाइट करना चाहती हूँ, लेकिन वो इतने गुस्से में था, कहता है कि उसे आप बिल्कुल भी इनवाइट नहीं कर सकती, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो अब वो माने या ना माने, वो चैनजी से कहती है कि तुम अपने भाई को बुलाओगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही फैंग सोकर उठता है, वो देखता है तो उसके घर पर लिन आया हुआ था। वो तो उसे पकड़कर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से चैनजी उसे साथ लेकर ऊपर चली जाती है और उसे संभालती है। और उसके बाद खाने के टाइम पर भी फैंग और लिन की दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी ये उसके घर से चलता बने, लेकिन आंटी जितनी उसकी सेवा कर रही थी, फैंग उससे उतनी ही दुश्मनी दिखा रहा था। वो दोनों बच्चों की तरह से टेबल पर लड़ते हैं, जिसकी वजह से चैनजी और आंटी दोनों उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम दोनों सुलह नहीं करते अंदर नहीं आ सकते। अब यहाँ पर लिन फैंग को समझाता है और कहता है कि तुम मेरे पर भरोसा रखो, जो भी हकीकत होगी मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, मैं नहीं दबाऊंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया, अगर कुछ गलत किया भी सही तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब इन दी एंड जब लिन घर से जा रहा था तो फैंग उसे सी ऑफ करने के लिए निकलता है और वो उसे यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि चैनजी को इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि उसका कंपटीशन करीब है। और ये बात सुनते ही वो स्ट्रेस में चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी सपना टूटे। पर वो जैसे ही मुड़ता है तो चैनजी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, जो कि शिन यान के लिए एक टॉय देने के लिए अपने भाई के पीछे आ रही थी। चैनजी ने सब सुन लिया था कि उसके डैड का फैंग के डैड के मर्डर के साथ कोई लिंक है। फैंग कहता है कि प्लीज तुम इन बातों में मत पड़ो, मैं और लिन सब संभाल लेंगे, तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो। तुम जानती हो ना मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है, मैं नहीं चाहता कि ये सब डूब जाए, इसलिए तुम स्ट्रेस मत लो। उधर फैंग पर भी अपने इन्वेस्टर का काफी जोर था। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मिंग टोंग कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए, जबकि चैनजी सीधी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे सब सच सच बता दें। अब वो जैसे ही उनसे मिलकर बाहर आती है तो वहां पर फैंग भी उसका वेट कर रहा था। वो सोचने लगती है कि इसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ आई होंगी। वो उसको इतना ही कहती है कि मेरे डैड ने कहा है। मैं तब शियांग को इसीलिए मना कर रहा था कि ये स्टोरी ना करो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब यहाँ पर फैंग उससे कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत डरता था, मुझे लगता था कि जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैड का मेरे डैड के मर्डर से कोई लिंक है तो तुम एम्बैरेस हो जाओगी, शायद ऑकवर्ड हो जाओगी, और उसके बाद हमारे बीच वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। उधर लिन उसने इन्वेस्टिगेशन की थी और वो उसके बाद फैंग से कहता है कि तुम कुछ याद करो, मेरे डैड के वहां से चले जाने के बाद शायद कोई और वहां पर आया हो। लेकिन फैंग को थोड़ा बहुत याद आता है, वहां पर एक लाइटर गिरा हुआ था जो कि उसके डैड का तो नहीं था। वो लाइटर उसे उस बॉक्स में से मिला था जो कि आंटी चिंग ने उसे दिया था। यही फोटो वो लिन को सेंड करता है और कहता है कि अपने डैड से पूछो क्या ये उनका है, अगर उनका नहीं है तो फिर प्रोबेबली वहां पर बाद में कोई और मर्डरर आया था, ये उसी का ही होगा। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।